2012 में केरला के कोल्लम जिले में करुवल्लूर का रहने वाला सैम अब्राहम और उसकी पत्नी सोफिया मेलबर्न में रहते थे। सैम अब्राहम वहां यूएई एक्सचेंज में काम करते थे। उन दोनों का एक बेटा भी था। सैम हर साल छुट्टियों में अपने परिवार वालों से मिलने केरला आया करते थे। ऐसे ही अक्टूबर 2015 में भी वो दोनों पति पत्नी अपने 7 साल के बेटे के साथ केरला में छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आते हैं। और फिर सैम अब्राहम अपने पिता सैमुअल से एक बहुत ही डरावनी बात कहता है। वो कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया में जाकर जिंदा नहीं बचेगा और वो दोबारा केरला में एक कॉफिन यानी ताबूत में आएगा। साथ ही सैम ये भी कहता है कि वो चाहता है उसे उसके दादाजी के पास ही दफनाया जाए। सैम के पिता के लिए ये बातें बहुत ही भयानक और डरावनी थीं। खैर, छुट्टियां बिताने के बाद 11 अक्टूबर को सैम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार थे। वो अपने घर वालों को बाएं बोलता है। उसके पिता सैमुअल उसे हग करते हैं, लेकिन सैम के पिता को नहीं पता था कि वो अपने बेटे से आखिरी बार मिल रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के 3 दिन बाद ही सैम की मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि सैम ने कहा था, यानी वो एक कॉफिन में ही केरला वापस आता है। सैमुअल अपने बेटे की लाश से लिपट लिपट कर रो रहे थे। उसकी मां लीलम्मा का भी रो रो कर बुरा हाल था। सबको यही लग रहा था कि सैम की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन जब उसकी मौत की असल सच्चाई सामने आई तो कोई भी उस पर यकीन नहीं कर पाया था, ना तो इंडिया में और ना ही ऑस्ट्रेलिया में। सैम को उसकी इच्छा के अनुसार उसके दादाजी के पास दफना दिया जाता है। इसके बाद सैम की पत्नी सोफिया अपने 7 साल के बेटे और अपनी बहन सोनिया के साथ वापस मेलबर्न चली जाती है। सैम के बूढ़े माता पिता अपने बेटे की तस्वीरों को देखकर रात दिन रोते रहते थे। वो लोग बिल्कुल उदास रहने लगे थे। लेकिन फिर अचानक सैम अब्राहम की मृत्यु से करीब 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को सैम के पिता को ऑस्ट्रेलिया से पुलिस का फोन आता है। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। सैमुअल को यह बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। वो थर थर कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करें। केरल के एक छोटे से गांव से निकलकर सैम और सोफिया ने ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के एपिंग उपनगर में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई थी। लेकिन 14 अक्टूबर 2015 की सुबह अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक तूफान आया जिसे सैम का परिवार कभी भूल नहीं सकता। 13 अक्टूबर की रात को सोफिया और सैम ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद वो दोनों एक ही बेड पर सोए थे। लेकिन जब सुबह को सोफिया की आंख खुली तो उसने देखा सैम के मुंह से झाग निकल रहा है। सैम का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। ये सब देखकर सोफिया की हालत खराब हो गई। घबराई हुई सोफिया ने तुरंत अपने 7 साल के बेटे को जगाया। इसके बाद उसने अपनी बहन सोनिया, जो मेलबर्न में ही नर्स की जॉब करती थी, उसे और अपनी एक दोस्त को फोन करके अपने घर बुलाया। अपनी बहन सोनिया के कहने पर ही सोफिया ने सुबह 9:10 पर इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाली महिला डॉक्टर ने सोफिया से सैम को सीपीआर देने को कहा। कुछ ही देर में सोफिया की बहन और उसकी दोस्त भी वहां पहुंच गई थी। लेकिन जब सोनिया और उसकी दोस्त वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सैम का मुंह झाग और खून से भरा हुआ है। उसका जबड़ा इतना टाइट बंद था कि उसकी जीभ उसके दांतों के बीच में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसे सीपीआर देना नामुमकिन था। और जब इमरजेंसी टीम वहां पहुंची तो सैम की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में यही लग रहा था कि सैम को रात में नींद के दौरान ही हार्ट अटैक आया होगा। ये खबर सोफिया के लिए किसी हादसे से कम नहीं थी, क्योंकि रात तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह होने तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका 7 साल का बेटा अपने पिता को खो चुका था। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की मारपीट या फोर्सफुली एंट्री के कोई भी निशान नहीं थे। और जब इस दर्दनाक घटना की खबर केरल में सैम के माता पिता को मिली तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सैम अब्राहम का पूरा परिवार सदमे में था। इसके बाद मेलबर्न में मलयाली कम्युनिटी की मदद से 16 अक्टूबर 2015 को सैम का शव केरल पहुंचता है। सोफिया और उसका बेटा भी उसके साथ ही आए थे। सैम के गुजर जाने के बाद सोफिया पूरी तरह टूट चुकी थी और जब भी कोई सोफिया की इस हालत को देखता तो हर किसी की आंखें नम हो जाती। 24 अक्टूबर 2015 को सैम को गुजरे हुए 12 दिन बीत चुके थे, लेकिन सोफिया ज्यादा दिनों तक केरल में नहीं रुक सकती थी, क्योंकि उसका काम और उसके बेटे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में थी। इसलिए उसे वापस ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ा। लेकिन सोफिया हर संडे सैम के माता पिता को कॉल करती थी। वो उनसे बात करती और उनका हाल चाल पूछती थी। पिता सैमुअल अपने बेटे को खोने के बाद अपनी बहू और पोते की आवाज सुनकर
उन्हीं में अपने बेटे की यादों को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन फिर अचानक जुलाई 2016 में, यानी सैम की मौत के 9 महीने बाद, एक संडे को सैम के पिता सोफिया की कॉल का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस दिन सोफिया का कॉल नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शायद सोफिया किसी काम में बिजी होगी। अगले संडे को भी वो लोग इंतजार करते रहे, मगर सोफिया का फोन नहीं आया। लेकिन फिर इस घटना के 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को सैम के पिता को ऑस्ट्रेलिया से पुलिस का फोन आता है। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि सैम के कत्ल के शक में उन्होंने उसकी पत्नी सोफिया को अरेस्ट किया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब सैम की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, तो फिर सोफिया पर हत्या का आरोप कैसे लगा दिया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सोफिया को फंसाया जा रहा हो? असल में सैम की मौत के बाद उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया था, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा था कि सैम की मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि साइनाइड जहर की वजह से हुई थी। उसके खून में साइनाइड की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उस साइनाइड से 27 लोगों को कत्ल किया जा सकता था। इसके अलावा सैम को कोई नशीली दवा भी पिलाई गई थी, और इन दोनों चीजों से साफ हो गया था कि यह कोई हार्ट अटैक नहीं, बल्कि प्लान के तहत किया गया एक कत्ल था। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस को सबसे पहला शक सैम की पत्नी सोफिया पर ही था। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सच में सोफिया ने ही सैम के कत्ल की साजिश रची थी, या फिर सोफिया को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा था? असल में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मामले में बहुत अलग है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही सोफिया से पूछताछ करने का कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साइनाइड और नशीली दवा वाली बात भी सोफिया से छिपाई थी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब अपराधी पकड़ में नहीं आता है या उस पर शक नहीं जाता, तो कुछ दिनों तक वो नॉर्मली बिहेव करता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और जब उसे यकीन हो जाता है कि मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है, तो वो अपराधी धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। इसी प्लान के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने सोफिया पर खुफिया तरीके से नजर रखने के लिए कई टीमें बनाई, जहां एक टीम सोफिया की हर हरकत पर नजर रख रही थी, तो वहीं दूसरी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स पर नजर रखे हुए थी, और तीसरी उसकी बैंक ट्रांजैक्शन की जांच कर रही थी। यह निगरानी कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक नहीं, बल्कि कई महीनों तक चलती रही, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती जरूर करता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैम की मौत के 5 महीने बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। दरअसल सोफिया ने सैम की कार एक व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद उसने उसी व्यक्ति के साथ एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी खुलवाया। इसके बाद सोफिया ने सैम के अकाउंट के सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इधर सोफिया की गतिविधियों पर नजर रख रही दूसरी टीम ने देखा कि सोफिया कुछ दिनों से एक व्यक्ति से छुप छुप कर मिल रही थी। वो दोनों कभी मेलबर्न के किसी पार्क में तो कभी किसी कैफे में मिलते थे। पहले तो वो दोनों भीड़-भाड़ से बचने की कोशिश करते और लोगों से कतराते थे, लेकिन बाद में वो पब्लिक प्लेस में भी खुलेआम मिलने लगे थे। इधर पुलिस उन दोनों की कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर रही थी, जिनका टोटल समय 100 घंटे से भी ज्यादा था। इसके बाद जब पुलिस ने सैम की कार और जिसके साथ सोफिया ने बैंक अकाउंट खुलवाया था और जिससे सोफिया मिलती थी, जब सारे डेटा को इकट्ठा किया गया तो पता चला कि इन सब में उसके साथ एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम था अरुण कमलासनन। लेकिन अब सवाल यह था कि सोफिया और सैम के मामले में अरुण कमलासनन कहां से आ गया था? उन दोनों की खुशहाल जिंदगी में अरुण की एंट्री कैसे हुई थी? ये जानने के लिए हमें सैम और सोफिया की जिंदगी में थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल साल 1981 में केरल के कोल्लम जिले के एक छोटे से गांव करूवलूर में सैम अब्राहम का जन्म हुआ था। सैम को बचपन से ही म्यूजिक और सिंगिंग का बहुत शौक था। सैम के पिता एक दिन उसे बेथल मार्थोमा चर्च में ले जाते हैं। वहां पर सैम अब्राहम चर्च के म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। उसी म्यूजिक ग्रुप में एक लड़की भी थी, जिसका नाम था सोफिया। सैम सीधा सादा लड़का था, लेकिन सोफिया के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सैम बड़ा होने के बाद एक दिन सोफिया को अपने पिता सैमुअल से मिलवाता है और अपने पिता को बताता है कि सोफिया उसकी बचपन की दोस्त है। लेकिन पता नहीं क्यों सैम के पिता सोफिया से मिलकर काफी उदास हो जाते हैं और सैम से बात करना बंद कर देते हैं। सैमुअल की पत्नी यानी सैम की मां उन्हें समझाते हुए कहती है कि अगर उनका बेटा किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, बल्कि ये सब तो आजकल कॉमन है। सैमुअल अपनी पत्नी लीलम्मा से कहते हैं कि पता नहीं क्यों सैम के लिए सोफिया उन्हें ठीक नहीं लग रही है।
साल 2003 में सैम अब्राहम सोफिया से शादी करना चाहता था, लेकिन फिर वो तमिलनाडु के डिंडीगल शहर में अपना एमबीए कंप्लीट करने चला गया। उसी दौरान सोफिया भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट कोट्टयम से एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स ज्वाइन कर लेती है और यहीं पर सोफिया की मुलाकात अरुण कमला सनन से हुई। सोफिया और अरुण दोस्त बन गए। वो दोनों एक साथ समय बिताने लगे। फिर आगे चलकर उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, यानी सैम के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उसे अरुण कमला सनन से प्यार हो गया। सोफिया ने अरुण को प्रपोज कर दिया और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। वो अरुण को इंप्रेस करने के लिए सैम के बारे में बताती है। वो अरुण से कहती है कि तुम स्टाइलिश हो, हैंडसम हो, लेकिन सैम बिल्कुल सिंपल और बोरिंग है, इसलिए वो कभी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। अरुण और सोफिया अपनी आगे की लाइफ को प्लान करने लगे थे। जहां कॉलेज खत्म होने तक मास्टर्स पूरी करने के बाद साल 2005 में अरुण को जॉब मिल गई थी। वहीं सोफिया और सैम भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर से एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोफिया ने अरुण के साथ अफेयर वाली बात सैम को कभी नहीं बताई। इसी बीच साल 2008 में सैम सोफिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे अपनी जॉब के बारे में बताता है जो उसे ओमान में लुलु एक्सचेंज ऑफिसर के रूप में मिल रही थी। सोफिया सैम को शादी के लिए हां बोल देती है, मगर सैम के पिता सैमुअल इसके लिए राजी नहीं थे। लेकिन जब सोफिया ने उन्हें धमकी दी कि अगर उसकी शादी सैम से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी, आखिरकार सोफिया की इस धमकी से डरकर सैम के पिता इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। उन्हें भी यही लगा कि शायद सोफिया उनके बेटे से बेहद प्यार करती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो लड़की आज उनके बेटे से इतना प्यार करती है, आगे चलकर वही लड़की उनके बेटे के कत्ल के शक में अरेस्ट हो जाएगी। खैर, साल 2008 में सैम और सोफिया ने ईसाई रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद सोफिया ने एक बेटे को जन्म दिया। जहां सोफिया बेंगलुरु की एक फर्म में जॉब करने लगी थी, वहीं सैम भी ओमान में लुलु एक्सचेंज में जॉब कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सोफिया की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। असल में सोफिया ने सैम से शादी तो कर ली थी, लेकिन अब सोफिया हर दिन अरुण को याद करके रोती थी और जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो वो अरुण को कॉल करके एक होटल में मिलने को कहती है और यहीं से उन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिर से शुरू हो जाता है। वो दोनों अक्सर मिलने लगे थे। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अरुण सोफिया को बताता है कि 2 साल बाद उसे अपनी कंपनी से मेलबर्न में एक जॉब का ऑफर मिलेगा, तो अब हम हमेशा तो साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए अरुण भी एक लड़की से शादी कर लेता है। सोफिया भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है कि अब वो अरुण के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ दिनों बाद अरुण मेलबर्न जाने वाला था। लेकिन फिर एक दिन सोफिया की बहन सोनिया ने उसे बताया कि उसे मेलबर्न में एक नर्स की जॉब मिल गई है। ये बात सुनकर सोफिया की आंखें चमक उठी। उसके मन में अरुण से मिलने के लिए एक उम्मीद की किरण जाग उठी। इसके बाद सोफिया अपनी बहन की मदद से मेलबर्न में एक जॉब ढूंढ लेती है और साल 2012 में सोफिया अरुण से पहले ही मेलबर्न शिफ्ट हो जाती है। फिर वो अरुण को कॉल करके कहती है कि वो मेलबर्न में उसका इंतजार कर रही है। सोफिया ये भी जानती थी कि उसका पति सैम अपने परिवार के पास रहना चाहता है, इसलिए वो कभी भी इतनी दूर शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन सोफिया को नहीं पता था कि हर कोई उसकी तरह बेवफा नहीं है, क्योंकि अरुण के मेलबर्न शिफ्ट होने से 2 महीने पहले सोफिया का पति सैम भी मेलबर्न पहुंच जाता है। वहां वो यूएई एक्सचेंज में जॉब ले लेता है। इसके बाद सैम और सोफिया मेलबर्न में एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि सैम के रहते हुए अरुण और सोफिया को मिलने में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए सोफिया और अरुण ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। जुलाई 2015 में मेलबर्न के लेलौर रेलवे स्टेशन पर एक नकाबपोश ने धारदार हथियार से सैम पर हमला कर दिया। हमलावर सैम की गाड़ी में छिपकर बैठा हुआ था और जैसे ही सैम अपनी कार की सीट पर बैठता है तो अचानक ही नकाबपोश ने सैम के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें सैम की गर्दन, कनपटी और गले पर गहरी चोटें आई। हालांकि सैम ने भी हमलावर का डटकर मुकाबला किया था। उसने हमलावर के चेहरे से नकाब हटा दिया था, जिसकी वजह से वो डर कर भाग गया। सैम ने पुलिस को बताया था कि उसने हमलावर का चेहरा देख लिया था, मगर वो उसे पहचान नहीं पाया था। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिस दिन सैम पर हमला हुआ था उस दिन अरुण भी जॉब पर नहीं गया था। जांच में पाया गया कि उस दिन भी अरुण और सोफिया ने ही सैम को कत्ल करने का प्लान बनाया था और शायद इसीलिए सैम ने अपने पिता को अपना डर बताया था कि उसे लगता है अब कभी भी वो ऑस्ट्रेलिया से जिंदा वापस नहीं आएगा।
लेकिन फिर 11 अक्टूबर 2015 को केरला से ऑस्ट्रेलिया वापस आने के बाद सोफिया अरुण से कहती है कि अब वो एक पल भी सैम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उसे सैम के साथ घुटन सी महसूस होती है। सोफिया अरुण से कहती है कि अब की बार हमें सैम को रास्ते से हटाने के लिए कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे वो बिल्कुल भी ना बच पाए। इसके बाद अरुण काफी प्रयास और अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके साइनाइड हासिल कर लेता है और फिर 13 अक्टूबर को अरुण और सोफिया ने एक बार फिर से प्लान बनाया। यानी 13 अक्टूबर की रात सैम की आखिरी रात होने वाली थी। इसके बाद अरुण अपनी गाड़ी से सोफिया के घर के लिए निकल जाता है। इधर जब सैम ऑफिस से घर आता है तो सोफिया उसके लिए एवोकाडो मिल्क तैयार करती है। सोफिया उस एवोकाडो मिल्क में कुछ नशीली दवा मिला देती है ताकि सैम गहरी नींद में सो जाए, और फिर होता भी ऐसा ही है। सैम उस दूध को पीकर गहरी नींद में सो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अरुण भी सैम के घर पहुंच जाता है। सोफिया उसे उस कमरे में ले जाती है जहां सैम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इसके बाद अरुण अपने बैग से साइनाइड निकालता है और सोफिया ऑरेंज जूस लेकर आती है जो उसने पहले से ही बनाकर रखा हुआ था। उस समय सोफिया बेहद खुश थी क्योंकि सैम उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा था और अब सैम की मौत के बाद उसे एक नई जिंदगी मिलने वाली थी। लेकिन जब अरुण साइनाइड वाले जूस को सैम के मुंह में डाल रहा होता है तो सोफिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। सोफिया उससे कहती है कि सैम जूस को उगल सकता है, इसलिए वो जूस को धीरे धीरे सैम के मुंह में डाले। इसके बाद अरुण एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा जूस सैम के मुंह में डालता जाता है। हालांकि सैम की मौत हो चुकी थी, लेकिन अरुण और सोफिया फिर भी उसके मुंह में जूस डालते ही रहते हैं। और यही वजह थी कि जिस फॉरेंसिक टीम ने अरुण की ऑटोप्सी की थी, उनका कहना था कि उन्होंने साइनाइड से कत्ल किए गए किसी व्यक्ति के लिवर में इतना साइनाइड नहीं देखा जितना कि सैम के लिवर में था। उसके लिवर में 28 mg पर केजी साइनाइड पाया गया था, जबकि किसी भी इंसान को मारने के लिए 1 mg पर केजी साइनाइड ही काफी होता है। सैम को कत्ल करने के बाद अरुण और सोफिया ने सारे सबूत मिटा दिए थे। इसके बाद वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर अरुण वापस अपने घर चला जाता है। इधर सोफिया सैम के पास सो रहे अपने बेटे के साथ उसी बेड पर सो जाती है और सुबह होते ही सोफिया रोने धोने का ड्रामा करती है। इसके बाद वो सबको कॉल करके बताती है कि हार्ट अटैक की वजह से उसके पति की मौत हो गई है। लेकिन जब विक्टोरियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर बर्क ने सैम की ऑटोप्सी की थी तो वो देखते हैं कि सैम के खून और उसके सभी अंगों में साइनाइड की भारी मात्रा है। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को बता दिया था कि सैम को कत्ल किया गया है। सैम के कत्ल की बात सुनकर पुलिस का शक सबसे पहले अरुण पर ही गया था, क्योंकि 3 महीने पहले सैम पर जो हमला हुआ था उसमें भी अरुण ही प्राइम सस्पेक्ट था। यानी पुलिस को पहले दिन से ही पता था कि सैम को कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए यह बात सबसे छुपाई थी। यहां तक कि सैम के माता पिता और उसकी पत्नी सोफिया को भी नहीं बताया था। इसके बाद पुलिस ने जानबूझकर अरुण और सोफिया तक ये मैसेज पहुंचाया था कि पोस्टमार्टम के अनुसार सैम को हार्ट अटैक ही आया था, जिसके बाद अरुण और सोफिया एक साथ खुशी से रहने लगे, एक साथ घूमने फिरने लगे थे। क्योंकि उस समय तक पुलिस को केवल अरुण पर ही शक था, इसलिए पुलिस ने अरुण के घर से उसके कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव को चेक किया और वहां जो पुलिस को मिला उसने तो इस पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया था। असल में अरुण का कंप्यूटर उसकी और सोफिया की अश्लील फोटो और वीडियो से भरा पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने सोफिया पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। सोफिया ने जनवरी 2014 और जुलाई 2015 के बीच टोटल 3 बार वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने अकाउंट से पैसे इंडिया भेजे थे, लेकिन उस अकाउंट में एड्रेस सोफिया का नहीं था। और जब पुलिस ने उस एड्रेस का पता लगाया तो पता चलता है कि वो अरुण के घर का एड्रेस है। यानी ये वही जॉइंट अकाउंट था जो सोफिया और अरुण ने खुलवाया था। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि अरुण के पास एक सेकंड हैंड कार आई थी जिसका रजिस्ट्रेशन सैम के नाम पर था। इसके अलावा सैम की और भी कई कीमती चीजें पुलिस को अरुण के पास मिली। इसके बाद पुलिस को अरुण के फेसबुक मैसेंजर का एक्सेस मिलता है और जब पुलिस ने सोफिया और अरुण की चैट पढ़ी तो उससे पता चलता है कि सोफिया और अरुण पिछले 6 महीने से फेसबुक चैट पर सैम के कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे। एविडेंस को और मजबूत बनाने के लिए और कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने एक और चाल चली। पुलिस के एक एजेंट ने अरुण से दोस्ती की
इसके बाद वो अरुण और सोफिया की चैट्स और कॉल को मॉनिटर करने लगा, मगर वो दोनों हमेशा मलयाली भाषा में बात करते थे। लेकिन जब उनकी कॉल्स ट्रांसक्रिप्ट यानी ट्रांसलेट की गई तो पुलिस को पता चला कि सैम के कत्ल का मास्टरमाइंड अरुण नहीं बल्कि सोफिया ही थी। पुलिस ने उन दोनों के बीच हुई टोटल 6000 फोन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट की थी। उसके बाद पुलिस को सोफिया की एक डायरी भी मिली जिसमें वो रेगुलरली अरुण के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखती थी। एक जगह पर सोफिया ने लिखा था कि मुझे नहीं पता क्यों हमें कुछ लोग औरों से इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं तुमसे गले लगना चाहती हूँ और तुम्हें कंफर्ट देना चाहती हूँ। 16 फरवरी को सोफिया ने लिखा था, काश तुम मुझे कसकर पकड़ लो, मेरे साथ प्यार और बदतमीजी करो, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। 8 मार्च को सोफिया लिखती है कि क्यों मैं इतनी पत्थर दिल हूँ, क्यों मैं इतनी क्रूअल हूँ, क्यों मैं इतनी चालाक हूँ। ये सब वो एक रोमांटिक मूड में लिख रही थी। आगे वो लिखती है, यू मेक मी सो बैड, यानी वो इस बात पर प्राउड फील करती है कि अरुण का प्यार उसे बुरा बना रहा था। इस तरह की वाहियात बातों से उसकी पूरी डायरी भरी पड़ी थी, क्योंकि अब पुलिस के पास उनके खिलाफ काफी सबूत थे। और आखिरकार पुलिस सोनिया को भी अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस ने सैम की कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, उनकी 6000 कॉल रिकॉर्ड की ट्रांसक्रिप्ट, उन दोनों के ज्वाइंट अकाउंट की डिटेल और सबसे अहम सोफिया की वो डायरी। पुलिस ने जब इन सबको कोर्ट में पेश किया तो सोफिया को 22 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें 18 साल तक उसे पैरोल भी नहीं मिलेगी। लेकिन 18 साल बाद सोफिया पैरोल पर जेल से बाहर आ जाएगी। हालांकि उसने कोर्ट से अपील की थी कि उसकी सजा को कम कर दिया जाए, क्योंकि उसके बच्चे को पालने वाला कोई नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा था। वहीं सोफिया के प्रेमी अरुण को 27 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसने साइनाइड अरेंज किया था। इसके बाद उसने भी कोर्ट में अपील की थी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसकी सजा कम होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद अरुण ने 2019 में फिर से अपील की और इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया ने उसकी सजा को 3 साल कम कर दिया था और इस तरह उसकी सजा 24 साल की हो गई थी। यानी 20 साल बाद अरुण भी पैरोल पर बाहर आ जाएगा। और जब सोफिया इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व पाई गई तब ऑस्ट्रेलिया में एक कहावत काफी मशहूर हुई थी। वो कहावत थी, किस ऑफ द डेथ। वो लोग उस किस की बात कर रहे थे जो सोफिया ने सैम की डेड बॉडी को आखिरी बार की थी। असल में सोफिया ने मासूमियत का नाटक ही कुछ इस तरह से किया था कि कोई भी उस पर शक नहीं कर पाया था। वो सैम के माता पिता से भी हर संडे को बात करती थी, इसलिए उन्हें भी सोफिया पर कभी शक नहीं हुआ था। सैम के पिता सैमुअल आज भी उस दिन को याद करके रोते हैं जिस दिन वो अपने बेटे को चर्च में गाने के लिए ले गए थे। वो कहते हैं कि ना ही सैम उस दिन वहां जाता, ना सोफिया से उसकी मुलाकात होती और ना ही वो उसकी जिंदगी में आती। कोर्ट ने सैम के बेटे की कस्टडी सोफिया की बहन सोनिया को दे दी थी और सैम का बेटा अभी भी सोफिया के परिवार के पास ही है। सैमुअल और लीलम्मा आज भी अपने पोते की कस्टडी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि वो लोग हर संडे सैम के बेटे से बात करते हैं, लेकिन सोफिया के परिवार वाले उसके आसपास ही रहते हैं। इसलिए सैम के माता पिता अपने पोते से खुलकर बात भी नहीं कर पाते। उन्हें इस बात का डर है कि सोफिया जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि सोफिया उनके पोते को भी ना मार डाले। सैम के पिता सैमुअल लगातार इंडियन गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी लेटर लिखा था ताकि उन्हें अपने पोते की कस्टडी मिल सके। सैमुअल आज भी अपने पोते की कस्टडी के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं।